एशियन गेम्स गुंजाओ, विजेंदर को हमेशा पांच लगता था और हल्का सा ब्लीड आने पे परेशान रहता था, तो मैंने उसकी ना पैकिंग करनी और उसको ट्रीट करना शुरू किया। चैंपियनशिप होती वो उसको होता था कि मैं साथ रहूं, तो साइकोलॉजिकल था। हालांकि मैं पैकिंग करती थी, आई नो दैट आई एम नॉट डूइंग सम बिग थिंग, बट उसको था कि मैम आएंगी और मैम मुझे ठीक कर देंगी। सुशील कुमार को डायरिया हो गया, भाटी और चूरमा लोग ये बना के ले आते थे और खूब खा लेते थे। तो मैंने उसे बोला दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, तो इसको अभी इसका सेवन आप पहलवान जी मत करिएगा। बट पहलवान जी कहाँ सुनने वाले। अब क्या है, उसके बाद उनको ना क्रैम्प्स आने लगे। उनको एक अच्छा आई सेड कि जस्ट गिव हिम अ गुड मसाज, और आई सेड कि सुशील यू विल बी ओके, यू जस्ट गो हेड। ही प्लेड वेल एंड गॉट अ मेडल। जिन लोगों को पता ही कुछ नहीं है और वो कुछ भी कोई बोलेगा तो खा लेंगे, उसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। कार्डियक अरेस्ट इज वेरी वेरी कॉमन इन नाउ डेज इन अ जिम्स। जिम में लड़का गया, एक्सरसाइज के बाद वहीं पे मर गया, तो व्हाट इज दैट? सडन कार्डियक डेथ इज वेरी वेरी कॉमन। मैंने आए दिन इतने सारे केसेस देखते हैं कि जिनमें बच्चे कहते हैं कि हमें पता नहीं था, हमने फला डॉक्टर से दवाई ले ली और तो उस दवाई में स्टीरॉयड थे। उनका डोप टेस्ट होता है तो वो फिर डोप में आ जाते हैं तो उनके कई बार तो हम लोग 2 years बैन करते हैं, कभी 4 years बैन करते हैं और कभी तो लाइफ बैन करते हैं। लोगों को अवेयर करें कि लोगों को समझ आए कि अगर कोई डेफिशिएंसी है तो ही हमें उसका इलाज कराना है। नमस्कार, मैं ऋत्विक महाजन आपका स्वागत करता हूँ टूवर्ड्स हेल्थ में। टूवर्ड्स हेल्थ के आज के सेगमेंट में हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर संजोगिता सूदन जी, जो कि एक स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट है। तो मैम, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि स्पोर्ट्स मेडिसिन फील्ड क्या है और किस तरह के ट्रीटमेंट पे फोकस करती है। देखिए, स्पोर्ट्स मेडिसिन जो है हम लोग डील करते हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। जैसे एक ऑर्थोपेडिक सर्जन होता है, तो ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है वो बोनी इंजरी को डील करता है। हम लोग डील करते हैं सॉफ्ट टिश्यू, मसल स्प्रेन स्ट्रेन्स। उसके बाद क्या है कि परफॉर्मेंस को कैसे एनहांस करना है, साइकोलॉजिकली देखना है, और छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है कि कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जिससे एक खिलाड़ी की परफॉर्मेंस बढ़ सकती है। हम लोग उस पे काम करते हैं। उसके साथ साथ ही जो भी इंजरी हो जाए ऑन ग्राउंड, उसको कैसे ट्रीट किया जाए इमीडिएटली, ताकि वो नेक्स्ट अपना जो हाफ उस पे खेल पाए। सो बेसिक काम हमारा यही रहता है जी। मैम, स्पोर्ट्स इंजरी की बात करूँ तो स्पोर्ट्स इंजरी के 3 अलग अलग फेजेस की कैसे हम प्रिवेंट कर सके, कैसे उसको ट्रीट कर सके और क्योर कर सके। देखिए, ऐसा है कि स्पोर्ट्स इंजरी जो है इलीट प्लेयर्स को कम देखने मिलती है। रीज़न ये रहता है कि इंजरी जनरली तब होती है जब आप वार्म अप कूल डाउन प्रॉपरली नहीं करते, या फिर जब आप खेल रहे हो तो आपका ध्यान जो है आपकी स्पोर्ट की तरफ ना होके आगे पीछे रहता है। तो मेरा जो इतना एक्सपीरियंस है विद नेशनल कैंपर्स के साथ, वो यही कहता है कि इंजरीज इलीट प्लेयर्स को कम होती है एज कम्पेयर टू द जो नए बडिंग प्लेयर्स होते हैं, उनको ज़्यादा होती है। और जो इलीट प्लेयर्स हैं उनकी इंजरी को फिर बड़ी तवज्जो दी जाती है कि वो इमीडिएटली वापस आ जाएं, क्योंकि उनके उसमें से बड़े सारे खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिनके मेडल प्रोस्पेक्टिव होते हैं। तो इमीडिएटली जो इंजरी होती है उसको हम ट्रीट करते हैं आइस एलिवेशन, मतलब आइस कंप्रेशन जो है हम देते हैं, ताकि जो भी इंजरी है वो बेसिकली दैट इज नोन एज अ क्रायोथेरेपी ऑल्सो। बर्फ से आप क्या करते हो कि जो ऊज है ब्लड का, जो माइक्रो जिसको ऊज बोलते हैं, माइक्रो इंजरी बोलते हैं, उस पर जब हम बर्फ लगाते हैं तो अपने आप ठंडा होने की वजह से खून बंद हो जाता है। यू गॉट माई पॉइंट। हम स्वेलिंग को प्रोटेक्ट कर लेते हैं, स्वेलिंग नहीं होने देते। स्वेलिंग नहीं होगा तो आपका जॉइंट मोबिलाइज रहेगा, तो इंजरी को हम बचा लेते हैं। सो 80% इंजरीज जो है हम लोग आइस मसाज से उसको मतलब प्रिवेंट करते हैं। देन आफ्टर दैट अदर ट्रीटमेंट्स जो भी है वो हम लोग करते हैं एज पर द गेम की इंजरी क्या है, अपर बॉडी की है या लोअर लिम्ब की है, क्या इंजरी है, एज पर द इंजरी विल ट्रीट पेशेंट। जी, डॉक्टर सूदन, अगर मैं हमारे जम्मू कश्मीर की बात करूँ, कौन सी इंजरीज मोस्ट प्रोमिनेंट आपको देखने को मिलती है और किस तरह का? जम्मू कश्मीर को लेके नहीं होती इंजरीज, होती है कि आपके किस गेम में क्या इंजरी होती है। जैसे बॉक्सिंग की इंजरीज आर द हेड इंजरीज, कंकशंस, माइक्रो ट्रामा, रिपीटेड ट्रामा। आपकी इंजरीज जो है वो उस तरह की रहती है, उसमें
टांगों की इंजरी कम रहती है, पर अगर आप वहीं पे चले जाओ बास्केटबॉल में तो आपके लिम्स की इंजरी ज़्यादा रहेगी। ऐसे ही आप जिमनास्टिक में चले जाओ तो इंजरी की फॉर्म बदल जाती है। तो इंजरी जो है एज पर गेम देखी जाती है। ऐसे क्रिकेटर्स की इंजरीज जो है वो उनको हेड इंजरी बड़ी कम होती है, बट बॉक्सर्स को हेड इंजरी बहुत ज़्यादा होती है। और बॉक्सिंग एक ऐसी गेम है जिसमें आपको डॉक्टर के बगैर आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते। डॉक्टर आपका रिंग साइड फिजिशियन होना चाहिए व्हेन यू स्टार्ट अ बॉक्सिंग। सो इंजरीज एज पर अकॉर्डिंग टू द गेम। तो देखिए डॉक्टर सुदन, मैं एक और चीज जानना चाहूंगा कि हमारे स्पोर्ट्स पर्सन जो कि इंजरीज के बाद ओवर द काउंटर ड्रग्स लेते हैं जैसे कि पेन किलर्स या ऑइंटमेंट्स, उनका क्या साइड इफेक्ट है? बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको बताऊं कि जो स्पोर्ट्स पर्सन दवाई लेते हैं वो दवाई डॉक्टर की रिकमेंडेशन से लेने चाहिए, क्योंकि अगर वो डॉक्टर की रिकमेंडेशन से दवाई नहीं लेते तो उनको नहीं पता कि ये दवाई डोप में आ सकती है। Since I am the member of the anti-doping disciplinary panel as a medical jury member हूँ, तो मैंने आए दिन इतने सारे केसेस देखते हैं कि जिनमें बच्चे कहते हैं कि हमें पता नहीं था, हमने फला डॉक्टर से दवाई ले ली और तो उस दवाई में स्टीरॉयड थे, और स्टीरॉयड की वजह से अगर वो उनका डोप टेस्ट होता है तो वो फिर डोप में आ जाते हैं तो उनके कई बार तो हम लोग 2 years बैन करते हैं, कभी 4 years बैन करते हैं और कभी तो लाइफ बैन करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब भी आप कोई दवाई ले, यू मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। आप सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल ना करें। जैसे आजकल मैं एक उदाहरण आपको देती हूँ, जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन सप्लीमेंट हर कोई लेता है बिना जाने हुए कि उसकी बॉडी में डेफिशिएंसी किसकी है और कौन रिकमेंड किसने किया, अथॉरिटी कौन है, आपको प्रोटीन कौन रिकमेंड कर सकता है। आपको प्रोटीन रिकमेंड करने वाला डॉक्टर होना चाहिए, जो करता नहीं है। डॉक्टर के पास आप जाते नहीं हो। आप देखिए आज डिब्बे भर भर के बिक रहे हैं बाजार में और एडल्ट्रेटेड हैं, कोई उसको देख नहीं रहा। इतना कंटामिनेटेड चीज़ें आ रही हैं, लोग पढ़ते ही नहीं है कि हम क्या खा रहे हैं। बस वो एक कोच थमा देता है कि इससे तेरी बॉडी बन जाएगी, तेरे मसल बन जाएंगे, और वो बच्चे जो हैं वो चले जाते हैं और ये चीज़ें खरीदते हैं और उसके साइड इफ़ेक्ट्स इतने भयानक हैं। आप देखिए यंग एज में जो बच्चे जिम जाते हैं, जिम से वापस आते हैं, उनमें गुस्सा कितना ज़्यादा होता है। आप मेरी बात से सहमत हैं? रेज बहुत ज़्यादा है। आप देखिए उनका कभी कभी तो मुझे लगता है कि उनको डिप्रेशन रहता है, मूड स्विंग्स करते हैं बच्चों में। तो मेंटल हेल्थ जो है वो दाव पे लगी हुई है। हमारे समाज में ये इतनी कुरीतियाँ आ गई हैं। मुझे लगता है कि आप जैसे यंग लोगों का होना बड़ा ज़रूरी है कि आप इस तरह के कार्यक्रम करें, लोगों को अवेयर करें, कि लोगों को समझ आए कि अगर कोई डेफिशिएंसी है तो ही हमें उसका इलाज कराना है। अगर मुझे मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो मुझे मैग्नीशियम खाना है, ना कि मुझे मेरे दोस्त ने कहा कि आज मैग्नीशियम खाओ, उससे नींद अच्छी आती है, उससे ताकत के लिए होता है। जबकि मैग्नीशियम किसको किस एज में और कितने वर्कआउट पे दिया जाना चाहिए, दिस इज़ अ बिग साइंस, उसको स्पोर्ट्स साइंस कहा जाता है। तो उस तरह की चीज़ें जो हैं वो मुझे लगता है कि पूरे भारतवर्ष में, ना कि जम्मू, मैं पूरे भारतवर्ष की बात करती हूँ, क्योंकि मैं जिस जगह पे बैठी हुई हूँ एंड नाडा का जो पैनल मैं देखती हूँ तो वहाँ भारतवर्ष से वो बच्चे आते हैं जो डोप में पॉजिटिव आते हैं। तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि स्टीरॉयड खाया है या स्पेसिफिक है, नॉन स्पेसिफाइड है। तो 2 साल की सज़ा किसी को, 3 साल की सज़ा किसी को, 4 साल की सज़ा, एज पर जो ड्रग उसने इंटेक किया होता है उसके हिसाब से हम देते हैं। लेकिन वो भी एक मतलब सल्यूशन नहीं है। सल्यूशन ये है कि हमारी जनता ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो, वो इन चीज़ों को समझे कि हमें दवाइयाँ जब भी लेनी है हमें डॉक्टर से पूछ के लेनी है, सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेनी। और अभी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रूल है कि अगर किसी प्लेयर के बॉडी में कोई प्रोहिबिटेड सब्सटेंस पाया जाता है तो वो उसके लिए खुद जिम्मेवार है, कोई जिम्मेवारी नहीं लेगा, ना उसका कोच, ना उसका डॉक्टर, ना उसका फिजियो, उसको खुद जिम्मेदारी है, ताकि वो एक एक चीज़ जो दवाई लेनी है उस पर कंसल्ट करे। मतलब नो माई मेडिसिन करके एक ऐप भी हमने लॉन्च की है, जिससे उसको पता चलता है कि मुझे ये दवाई खानी है या नहीं खानी है। और कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जैसे अर्टिकेरिया, मतलब एक्सरसाइज इंड्यूस्ड एस्थमा, एक्सरसाइज इंड्यूस्ड अर्टिकेरिया इज़ वेरी कॉमन इन स्पोर्ट्स पीपल। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक पैनल बिठाते हैं, डॉक्टर्स का पैनल है, लाइफ सेविंग ड्रग दी जाती हैं।
आपको स्टीरॉयड दिया जाता है लेकिन आपकी जान बचाने के लिए। तो उस केस में हम लोग उसका एक पैनल बनाते हैं, डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन होती है और नाडा को पहले इन्फॉर्म किया जाता है, उन्हें अपनी ड्रग हिस्ट्री बताई जाती है, उनको अपनी मतलब पूरी अपनी हिस्ट्री, पास हिस्ट्री बताई जाती है, तो फिर जाके उसको डॉक्टर्स का पैनल एक्सेप्ट करता है और वो डोप से एग्जाम्प्ट होते हैं। बट रेस्ट ऑफ द पीपल, जिन लोगों को पता ही कुछ नहीं है और वो कुछ भी कोई बोलेगा तो खा लेंगे, उसके बहुत साइड इफेक्ट्स हैं। आप देखिए कुछ प्लेयर्स के बड़े बड़े मसल्स होते हैं एंड उसके बाद आप देखिए इतने इतने बड़े मसल्स हैं, तो कार्डियक अरेस्ट इज वेरी वेरी कॉमन इन नाउ डेज इन अ जिम्स। जिम में लड़का गया, एक्सरसाइज के बाद वहीं पे मर गया, तो व्हाट इज दैट? सडन कार्डियक डेथ इज वेरी वेरी कॉमन। सडन कार्डियक फेलियर है, मतलब लोग ये समझते हैं कि ये बड़ी मामूली सी चीज़ है, जबकि कई बार हम अपनी जान गंवा बैठते हैं। तो ज़रूरत है अवेयरनेस की, यूथ को समझने की कि फिटनेस के और बड़े मायने हैं। अच्छा खाना खाना, अच्छा सोना, अपने आप को डी स्ट्रेस करना, स्पेशली मेडिटेशन करना, योगा करना, और सबसे बड़ी बात है कि आज की ज़िंदगी में इतनी भागा दौड़ी जो है उससे बचना। अब आप देखिए आज के टाइम में, आने वाले समय में जो मैं देख पा रही हूँ, मेंटल हेल्थ इज़ अ बिग चैलेंज फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो। हर बंदे को बड़ी गाड़ी चाहिए, हर बंदे को अच्छे कपड़े चाहिए, हर बंदे को बड़ी से बड़ी चीज़ें चाहिए, लेकिन काम करने के लिए वो जो जोश है ही नहीं। तो आप देखिए कि आज की जो जनरेशन है वो शॉर्टकट पे बिलीव करती है जी, और आपको भी पता है कि शॉर्टकट कितने नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। मुझे आज भी याद है कि बचपन में जब हम गीता पढ़ा करते थे तो हमारे फादर साहब हमेशा कहते थे कि एक गीता का सार है कि हमेशा लंबा रास्ता लो, छोटे रास्ते हमेशा आपको मुसीबत की ओर ले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि आज का टाइम जो है, बच्चों को गीता, रामायण, ये सब चीज़ों की तरफ ले जाना हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उन्हें हर चीज़ में अपना एक जो पुरातत्व काल था, जो पुरान काल था, जहाँ पे हम मतलब सीख लेते थे, बड़ों के पास बैठते थे, जॉइंट फैमिली होती थी, दादी देखती थी, दादा देखते थे, कहानियाँ सुनते थे, वो सब नहीं हो पा रहा। हो पा रहा है तो मोबाइल, हो पा रहा है तो टैब, हो पा रहा है तो आइसोलेशन, बच्चे दरवाज़ा बंद करके बैठ जाते हैं, विच इज़ रियली रियली वेरी अनकम्फर्टेबल फॉर द फैमिली एंड वेरी वेरी अनहेल्दी। जी जी डॉक्टर सुदन, आई थिंक हमारे चैनल के माध्यम से हम ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएंगे, और एक ना ही सिर्फ स्पोर्ट पर्सन के लिए बट एक आम जनता के लिए भी ये मैसेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपने हमारे साथ शेयर किया अभी। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। आपने बात की स्लीप के बारे में। आई थिंक स्लीप एक बहुत ही बड़ा इशू है हमारे यूथ में। तो क्या रीज़न है कि प्रॉपर स्लीप नहीं है, और क्या ऐसे मेजर्स लेने चाहिए अपनी स्लीप हाइजीन को मेंटेन रखने के लिए? देखिए, एक मैं बताऊं कि स्लीप ना आने के बड़े सारे कारण हैं। एक तो पहले कारण है कि आजकल कोरोना काल के बाद मैंने देखा लोगों का स्लीप टाइम खराब हो गया, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज, छोटे बच्चे, मुझे लगता है कि 5th क्लास 4th का बच्चा भी मोबाइल लेके बैठता है, क्योंकि उनकी सारी पढ़ाई मोबाइल से होती है। बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है। स्क्रीन टाइम बढ़ने की वजह से आँखों पे उसका प्रभाव बड़ा खराब पड़ रहा है, जिससे बच्चों को विजन के प्रॉब्लम आ रहे हैं। और मैं जिस हॉस्पिटल में काम करती हूँ वहाँ हमारे पास न्यूरोलॉजी का बहुत बड़ा सेक्शन है, तो मैं देखती हूँ कि आजकल छोटे छोटे बच्चे न्यूरोलॉजिस्ट को दिखा रहे होते हैं एंड दे यूज्ड टू कंप्लेन ऑफ अ हेडेक। बच्चों में हेडेक बहुत कॉमन है, और इसका रीज़न यही है कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना मोबाइल का। और भी बात एक बड़ी भयानक है कि मदर्स अपने बड़े छोटे बच्चों को मोबाइल लगा के दे देती हैं और खुद काम करते रहती हैं, एंड विच इज़ वेरी इनह्यूमन। इतना मतलब मुझे लगता है कि आप उन बच्चों को वो मोबाइल दे के उनकी ज़िंदगी छीन रहे हो। आप इतने छोटे बच्चे को मोबाइल दे देते हो। जब आप मोबाइल पे इतना समय गुजारते हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स आप देखिए क्या क्या होंगे। आप खुद देखिए, जब आप ज़्यादा बात करते हैं तो आपको हेडेक होने लगती है, और आप तो बड़े हैं, लाइक छोटे बिगनर्स बच्चे, जो एक 6 महीने का या साल का बच्चा है, आप देखिए माँ उसको, मैंने बताया ना कि वो माँ उसको दे देती है कि ये कार्टून लगाया है, विच इज़ वेरी अनहेल्दी। तो हमें जो हमारी संस्कृति है, ये सब प्रॉब्लम्स इसलिए आ रही है क्योंकि हम अपनी संस्कृति से दूर जा रहे हैं। हमें उस पुराने काल में वापस जाना होगा।
हमें वो सब परिश्रम करनी होगी। पहले सिंपल सी बात थी, पहले लोगों को घुटनों के दर्द कभी नहीं हुआ करते थे। आपने कभी सुना आपकी दादी आपकी नानी का नी ट्रांसप्लांट हुआ है, नी रिप्लेस हुआ है? कभी सुना था? लेकिन आज देखिए नी रिप्लेस हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले घर में रसोइयाँ हुआ करती थी, हम चूल्हे पे लकड़ी जला के खाना पकाते थे, आप बैठते थे, उठते थे, आपकी एक्सरसाइज होती थी, आप घुटने मोड़ के भी बैठते थे, आप इतना इतना दूर चलते थे, आप चलते थे। लेकिन आजकल हमें जितना साइंस ने तरक्की की है उतना हमें साइंस ने नालायक भी बनाया है। देखिए दोनों चीज़ें हैं, अगर हमें इन्हें बैलेंस करना नहीं आ रहा तो समाज में एक बहुत बड़ा डिजास्टर है। हमें इन चीज़ों को, जब हमें साइंस ने इतनी सारी चीज़ें दी हैं, हमें उसका कितना इस्तेमाल करना चाहिए ये हमें सीखना था, हम वो नहीं सीख पाए। और दिस इज़ द रीज़न कि आज बच्चों की स्लीप इतनी डिस्टर्ब है कि छोटा बच्चा भी सोने के लिए बड़ी मशक्क़त करता है और उससे बड़ा बच्चा भी सोने के लिए मशक्क़त करता है। जबकि हम जो बचपन के दिन याद करूं मैं, तो हम 8 बजे सो जाते थे। आजकल हमारे बच्चे 12 बजे तक नहीं सोते और फिर मॉर्निंग स्कूल जाना होता है। तो स्लीप हाइजीन माने कि आप बच्चों को खाना खिलाइए सनसेट से पहले और उसके बाद 8 बजे बच्चे को बेड पे जाने बोलिए। 8 से 8:30 तक वो स्ट्रगल करेगा, 9 बजे तक वो सो जाएगा। वो बेड पे 8 बजे 8:30 बजे जाना और 9 बजे तक स्ट्रगल करना इज द स्लीप हाइजीन। आप 8:30 बजे और 9 बजे तक देखिए, एक टाइम मुकर्रर कर लीजिए कि आपने 9 बजे बच्चे को सुलाना है। और ये जो बड़े लोग हैं उनको भी अगर नींद की कोई प्रॉब्लम है तो मैं उनसे भी बोलूँगी कि आप 9 बजे बेड पे चले जाइए, आप कोशिश करिए। ठीक 10 दिन तक आपको प्रॉब्लम होगी लेकिन आपको आहिस्ता आहिस्ता नींद आने लगेगी, आपकी क्लॉक सेट हो जाएगी। तो नींद की प्रॉब्लम जो है वो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज़ अ हेल्दी वे टू रिजॉल्व दिस इशू। अदरवाइज दवाइयाँ मार्केट में तो कितनी हैं, आप देखिए कितनी नींद की दवाइयाँ हैं जो बच्चे खाते हैं छोटे, क्योंकि नींद नहीं आ रही, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, पढ़ाई का स्ट्रेस है, आगे आने का स्ट्रेस है, किसी को घर का स्ट्रेस है। जितनी बीमारियां हैं तभी लगती हैं कि अगर हमारी आदतें अच्छी नहीं हैं। ओबेसिटी है तो आप डायबिटीज़, मतलब छोटे बच्चों को डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ टाइप 2 तो अब बातें ही रह गई हैं। आप देखिए छोटे बच्चों को हो रही है डायबिटीज़, वरना 45-50 के बाद हुआ करती थी। और भारतवर्ष डायबिटीज़ का हब बन गया है। आप देखिए इतना बड़ा, मतलब हमारा नेशन है, इतना बड़ा हमारी कंट्री है, इतनी बड़ी इस डेमोक्रेसी में आप कितने लोगों को संभाल पाओगे, कितने लोगों को बता पाओगे? तो अब मुझे लगता है कि एक बड़े बदलाव की ज़रूरत है कि हम लोग अभी देख रहे हैं लोगों को स्ट्रोक हो रहा है, ओबेसिटी हो रही है, और उसके बाद लोग पिल्स ले रहे हैं पतला होने के लिए, पर वो एक्सरसाइज प्रेफर नहीं कर रहे क्योंकि वहाँ मेहनत लगती है। आप पिल्स खा के कभी पतले हो सकते हैं? नहीं हो सकते। उल्टा मैंने जो देखा है, फीमेल्स को इतना ज़बरदस्त गैस्ट्राइटिस, उसके साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। इसलिए एक नॉर्मल मेथड है जो चीज़ें करने का, बीमारियों से दूर रहने का, उसको अडॉप्ट करना, नेचुरल वे, लाइक नेचुरल चीज़ें खानी। अब देखिए एडल्ट्रेशन कितनी ज़्यादा है, ऑर्गेनिक फूड आपको मिलता नहीं है, आप हर चीज़ अडल्ट्रेटेड खाते हो, है ना चीज़ें। आप मार्केट में चले जाओ, आपको कोई, आप देखिए आपको कोई चीज़ भी ऑर्गेनिक नहीं मिलेगी। और उसके साइड इफ़ेक्ट्स ये रहते हैं कि जिसको भी पूछोगे 80% लोग आपको गैस्ट्राइटिस में मिलेंगे। उनका खाना ठीक नहीं है, खाने की टाइमिंग ठीक नहीं है, कितने बजे खाना है, कितना खाना है। अच्छा, खाने के बाद एक्सपेंडिचर, आपको एक एक्सरसाइज की आदत नहीं है। मैं पंजाब में पढ़ती थी, आई डिड माई MD स्पोर्ट्स मेडिसिन फ्रॉम पटियाला, तो मैं इतना खुश होती थी, 2003 की बात है, लोग मैं देखती थी सब ट्रैक सूट में जा रहे हैं, औरतें आदमी सारे। और जम्मू आज भी मैं देखती हूँ कि जम्मू इतने सालों के बाद भी सुबह उठो तो ट्रैक सूट पे लोग आपको कुछ ही नज़र आते हैं। मुझे लगता है कि मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ, लोग नहीं नज़र आते। हमारी सबसे बड़ी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है भारतवर्ष की, वो इम्फाल में है, तो मैं उसकी बोर्ड मेंबर हूँ। तो लास्ट टाइम जब मैं मणिपुर गई तो मैंने देखा, मुझे इतना अच्छा लगा, मॉर्निंग जब मैं टहली तो लोग, मतलब आपको वहाँ पे यू सी मॉर्निंग इज़ अ फुल ऑफ लाइफ, लोग एक्टिविटी करते हैं, बूढ़े जवान बच्चे,
आपको सुबह भागते हुए मिलेंगे, लेकिन आप यहाँ देखिए तो हमारी स्पोर्ट्स भी स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। ये वो स्टेट है जहाँ से हमें बहुत अच्छे बॉक्सर्स, बहुत अच्छे रेसलर्स, बहुत अच्छे तीरंदाज हमें मिले। भारत का नाम रोशन किया है मणिपुर ने। तो मैं वहाँ का कल्चर देखती हूँ और यहाँ का कल्चर देखती हूँ तो मुझे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हमने अपने आप को बहुत जो सूक्ष्म बना लिया है। हम जो चीज़ें नहीं करते हैं हम अपनी बॉडी को यूज़ नहीं करते, उसकी वजह से हमें जो लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हमारा वज़न का बढ़ना, हमारा नींद ना आना, हमारा ब्लड प्रेशर। आज देखिए छोटे छोटे बच्चों को ब्लड प्रेशर है, तो रीज़न यही है कि ना राइट एक्सरसाइज है, ना राइट फूड है। सो वी नीड टू करेक्ट दिस सिस्टम। और अवेयरनेस बहुत बड़े लेवल पे हमें ये बहुत बड़े लेवल पे हमें अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, और आपका माध्यम तो मुझे लगता है कि सबसे बेस्ट है। डॉक्टर सुदन, आई थिंक लाइफस्टाइल इज द नीड ऑफ एन आवर, और पूरा भारतवर्ष इस चीज़ पे फोकस कर रहा है। और आने वाले समय में इस देश की बागडोर किन के हाथों में होगी? ये जो आज हमारा यूथ है, इसी के हाथ में होगी हमारी बागडोर। तो इसलिए वो कहते हैं कि खेलो इंडिया प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। खेलो इंडिया प्रोग्राम का मतलब है कि जन जन खेले। खेलों का मतलब ये नहीं है कि आप हमेशा मेडल लाएं। खेलों का मतलब ये नहीं है कि आप एलीट लेवल पे जाएं। खेलों का मतलब ये है कि आप फिट रहें, आप तंदुरुस्त रहें। अगर आप मेंटली फिट हैं तो फिजिकली फिट हैं, अगर आप फिजिकली फिट हैं तो मेंटली भी फिट हैं। लेकिन अगर आप देखिए, अगर आप फिजिकली फिट नहीं रखेंगे अपने आप को तो मेंटली फिट भी नहीं होंगे। क्योंकि जब हम एक्सरसाइज करते हैं, जब हम भाग दौड़ करते हैं, जब हम काम खुद करते हैं, जैसे हम कहीं जा रहे हैं तो लिफ्ट की जगह हम सीढ़ियाँ लेते हैं, तो जो एक सेरोटोनिन रिलीज होता है विच इज़ अ गुड फील फैक्टर। मैं हर जन को कहती हूँ कि सेरोटोनिन जब रिलीज होता है देन दैट इज़ अ गुड फील फैक्टर, दैट इज़ अ हैप्पी फैक्टर। हमारा पूरा दिन अच्छा निकलता है, हमारा HDL बढ़ जाता है। और HDL तो ऐसा है कि जिसके लिए कोई पिल है ही नहीं। उस HDL बढ़ता ही तब है जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप खुश रहते हो। तो मोदी जी का नारा है, क्योंकि उनको ज़िंदगी की उनकी वो जो बारीक चीज़ें थी, मोदी जी ने वो नब्ज़ पकड़ ली है कि हर जन फिट रहना चाहिए, चाहे वो 90 साल का बुजुर्ग हो, चाहे वो 25 साल का जवान हो, और या 15 साल का बच्चा हो। तो उनका कहना है कि हर लोग खेले, जन जन खेले, आपकी खेल में आपकी भागीदारी बढ़े। तभी आप फिट रह सकते हो, और एक फिट नेशन ही आगे बढ़ सकता है। डॉक्टर सुदन, आपने बात की खेल की। खेलते हुए जब इंजरी हो जाए तो किस तरह का स्पोर्ट्स इंजरी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे जम्मू में अवेलेबल है? देखिए, अनफॉर्चुनेट है कि स्पोर्ट्स मेडिसिन का कोई भी यूनिट यहाँ पे नहीं है, और स्पोर्ट्स मेडिसिन की कोई भी फैसिलिटी उस तरह की यहाँ पे नहीं है। स्पोर्ट्स मेडिसिन डॉक्टर जो होता है उसकी क्वालिफिकेशन वो स्पोर्ट्स मेडिसिन में ही पोस्ट ग्रेजुएट होता है। ऑर्थोपेडिक सर्जन जो है वो स्पोर्ट्स मेडिसिन का कोर्स 15 दिन का करके आएंगे, 2 महीने का करके आएंगे, 6 महीने की फेलोशिप करेंगे, पर वो स्पोर्ट्स मेडिसिन का काम नहीं कर सकते। जैसे कि मैं अगर स्पोर्ट्स फिजिशियन हूँ तो मैं ऑर्थोपेडिक का काम नहीं कर सकती। सो दिस इज़ इंटायरली अ डिफरेंट ब्रांच। कुछ डॉक्टर्स को भी इसमें बड़ा कन्फ्लिक्ट है, और बड़े सारे कोचेस को भी कन्फ्लिक्ट है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सबको बताती चलूँ कि स्पोर्ट्स मेडिसिन इज़ अ फुल फ्लेज्ड बिग बहुत बड़ी स्पेशलिटी है, जिसको जम्मू में, बाकी भी स्टेट्स में मुझे लगता है इसका डिपार्टमेंट बनाने की ज़रूरत है। क्योंकि आज हमारा जम्मू भी काफ़ी जगह पे अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ऐसी जगह जब बच्चों को इंजरी होती है उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कई बार तो इस तरह के भी मैंने केसेस देखे हैं कि एक बार इंजरी हुई और वो फिर डिले होने की वजह से ट्रीट ही नहीं हो पाई, और उस वजह से हमने अच्छे खिलाड़ी भी खोए हैं। इसलिए सफदरजंग में सफदरजंग में इसका स्पोर्ट्स मेडिसिन का एक बड़ा अच्छा वो है डिपार्टमेंट है, वेयर लाइक दे आर ट्रीटिंग ऑल स्पोर्ट्समैन जो ऑल ओवर द कंट्री। बट इंडिविजुअल स्टेट्स में जो हमारी जो स्टेट हैं उनमें कम है। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में गवर्नमेंट इस पे भी पूरा अपना तवज्जो देगी, क्योंकि जैसे खेलें बढ़ रही हैं तो ऑब्वियसली इंजरीज भी बढ़ रही हैं। तो जब इंजरीज का ट्रीट करने की बारी आएगी तो मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ेगी जी, और इनकी ज़रूरत बन जाएगी कि उनका डिपार्टमेंट बनाए। डॉक्टर सुदन, आपने बात की फूड एडल्ट्रेशन पे कि दिन बर दिन एडल्ट्रेशन जो है बढ़ती जा रही है।
तो आज का आम इंसान जब जा करके सुपरमार्केट से ना पैकेट उठाता है फूड का, तो क्या ऐसे इंग्रेडिएंट्स है जिनका उनको खास ध्यान रखना है? देखिए, मैं आपको बताऊं, हमारे जम्मू कश्मीर में कुछ कम्युनिटीज हैं जो पैकेट उठाते वक्त उसकी एक्सपायरी देखती हैं, पर 60% लोग एक्सपायरी नहीं देखते। उनको पता ही नहीं है कि उन्होंने क्या क्या कंटेंट है इसमें, हमें क्या चाहिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है और प्रोटीन कितना है उसमें। वो बेसिकली आप जब भी कोई चीज़ मार्केट में लेने जाते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ज़रूरत क्या है, आपने खाना क्या है। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है कि लोग इसको चेक ही नहीं करते। और कई दफ़ा अच्छा ऐसा भी मैंने देखा है कि अगर एक्सपायरी ले आए और घर पहुँचे तो वो नहीं कहेंगे कि छोड़ परे, क्या जाना, क्या है, कितना एक्सपायरी, अच्छा 15-20 दिन, महीना है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो दिस इज़ रियली वेरी बैड। इस तरह की चीज़ें जो हैं वो गलत हैं। तो अब अवेयरनेस जैसे जैसे हो रही है, मुझे लगता है लोग इस तरफ भी, और जागो ग्राहक जागो करके जो नया नारा निकला है उसमें मैंने देखा है कि लोग थोड़े से आतुर हुए हैं, वो देखते हैं और चीज़ों को समझते हैं। अदरवाइज मेरा जो अपना है कि लोग जाते हैं ये उठाया लेकिन एक्सपायरी देखते ही नहीं है। तो कुछ क्लास है, कुछ कम्युनिटी है जो इसके ऊपर काम करती है, देखती है। अब मैं आई विल नॉट लाइक, वो अच्छा नहीं लगेगा कि मैं बहुत बताऊं, लेकिन जनरली लोग नहीं देखते थे। तो बहुत ज़रूरी है कि लोग देखें कि उसकी एक्सपायरी क्या है। डॉक्टर सुदन, एक्सपायरी के साथ साथ कोई ऐसे और इंग्रेडिएंट जो हमारी पॉपुलेशन को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहे हैं, जो देखने चाहिए ओवर द काउंटर परचेज करने में फूड सब्सटेंस? देखिए, ऐसा है कि परचेज करने में तो खैर जम्मू में मैं बोलूँगी तो अभी भी कल्चर है कि लोग घर पे खाना बनाते हैं, चीज़ें करते हैं। हमारी गृहिणियाँ जो हैं वो मुझे लगता है कि एफर्ट्स करती हैं, लेकिन अगर बाहर चले जाओ तो आपको ये चीज़ें कम मिलेंगी। दैट वे हमारा कल्चर थोड़ा सा बेटर है। लेकिन ऐसे अगर आप देखोगे तो अगर आपको ये मालूम नहीं है कि आपको क्या चीज़ चाहिए है, आप ये चीज़ें नहीं देख पाओगे। अपने आप में कुछ सवाल करने होंगे, हमें ये देखना होगा कि इम्पोर्टेंट क्या है, जल्दबाजी, दिखावा या अपनी लाइफ। सो बड़ी सारी चीज़ें हैं। मुझे लगता है कि आने वाले समय में लोग सोचेंगे कि इम्पोर्टेंट क्या है, क्योंकि जहाँ पर भी आप हॉस्पिटल में जाओ, हॉस्पिटल भरे पड़े हैं, और जिस ओपीडी में जाओ ओपीडी भरी पड़ी है, फ्लडेड है हॉस्पिटल्स। तो रीज़न इसका मतलब है आपको अपनी किचन को खूबसूरत बनाना है, आपको हर चीज़ अपनी किचन से शुरू करनी है। स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए जो एनर्जी ड्रिंक्स ओवर द काउंटर अवेलेबल है, कार्बोहाइड्रेटेड ड्रिंक्स अवेलेबल है, इनका क्या इम्पैक्ट है लॉन्ग टर्म हेल्थ में? देखिए, इसीलिए हम लोग कोई भी स्पोर्ट्स ड्रिंक, कोई भी पाउडर रिकमेंड नहीं करते। नाडा फ्रीली बताता है लोगों को कि कोई भी ऐसी चीज़ जो प्रोहिबिटेड है वो ना लें। आप जितने भी स्पोर्ट्स ड्रिंक आते हैं, कोई पता नहीं उसमें क्या है, और कंटामिनेशन ये है कि लिखा कुछ और है और होता कुछ और है। तो दिस इज़ द रीज़न कि हम स्पोर्ट्स पर्सन को कहते हैं कि डोपिंग ड्रग्स जो हैं, डोपिंग का जो अल्टरनेटिव है वो है अच्छा खाना, अच्छा सोना, मेडिटेशन, योगा, ताकि वो बेटर परफॉर्म कर सके। इन दवाइयों से किसी की जान नहीं बची। ये दवाइयाँ जो हैं आपको हमेशा लैंड करवाएंगी किसी न किसी बड़ी प्रॉब्लम। तो मेरा मानना यही है कि वी शुड गो फॉर अ नॉर्मल फूड, अच्छा खाना खाएं और मेडिटेशन करें एंड प्रैक्टिस। आपका जो जिस स्पोर्ट्स को बिलोंग करते हो, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। डॉक्टर सुदन, मैं बात करना चाहूँगा उन इंजर्ड स्पोर्ट्स पर्सन की जो पोस्ट रिकवरी फेजेस में यूजुअली किसी तरह की मेडिसिन की एडिक्शन में फंस जाते हैं, तो उनके लिए किस तरह का आपका ट्रीटमेंट रहता है और क्या अप्रोच से आप उनको बाहर लाते हैं? ऐसा है कि जितने भी हमारे कैंप्स मैंने देखे हैं, फॉर्चुनेटली हमारे जो प्लेयर्स हैं दे वेरी स्मार्ट। जो हमारे इलीट परफॉर्मेंस है, जो इलीट प्लेयर्स हैं, पीपल लाइक महेश भूपति, लेंडर पेस, सानिया मिर्ज़ा, सानिया नेहवाल, उसके बाद कृष्णा पुन्या, उसके बाद मैरी कॉम, विजेंदर, मतलब दे आर ऑल वेरी इलीट प्लेयर। और इनकी इंजरीज होती हैं, इनके ऊपर पूरा फोकस किया जाता है और इनकी पूरी प्रॉपर फिजियोथेरेपी कराई जाती है, बिकॉज जिस सेंटर में ये इन इलीट प्लेयर्स को रखा जाता है वहाँ पर स्पोर्ट्स मेडिसिन के पूरे यूनिट्स हैं।
कैंप्स के साथ डॉक्टर्स रहते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट रहते हैं, डॉक्टर एग्जामिन करता है, डॉक्टर टीम के साथ होता है, वो देखता है कि कौन सी इंजरी है, क्या फिजियोथेरेपी करानी है, और वो फिजियोथेरेपिस्ट को बुला के फिर वो बताता है कि ये इंजरी है, आपको ये करना है. सो फिजियोथेरेपिस्ट बेसिकली दे आर द कैरियर प्रैक्टिशनर्स. वो फिर क्या करते हैं कि वो एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द डॉक्टर वो पेशेंट को ट्रीट करते हैं. जी. तो जनरली हमें इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती नहीं उन जगहों पे जहाँ पे स्पोर्ट्स मेडिसिन के यूनिट्स हैं. हाँ, जहाँ पे स्पोर्ट्स मेडिसिन के यूनिट नहीं है वहाँ प्रॉब्लम ये आती है कि अच्छे बच्चे भी स्पोर्ट्स को छोड़ देते, जी. दे डोंट प्ले. मैं इसी सवाल पे आने लगा था डॉक्टर सुदन की फिजिकल के साथ साथ जो मेंटल एगनी होती है उसको कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है कि स्पोर्ट्स से दूर रहना पड़ता है एक स्पोर्ट्स पर्सन को. ऐसा है कि हमारे कुछ स्पोर्ट्स पर्सन है, मैंने देखा वो इंडिया में जब मैचेस होते थे तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते थे. जब पता चलता था उनको कि हम बाहर जा रहे हैं, वो चैंपियनशिप है, एशियन चैंपियनशिप है, उनकी हालत खराब होना शुरू हो जाती थी. तो उनको एक फोबिया था कि हम दूसरी जगह पे जाएंगे, हम परफॉर्म नहीं कर पाएंगे. तो उसके लिए उनको प्रॉपरली ट्रेन किया जाता है. उसके लिए हमारे पास स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट अलग से रखे गए हैं जो उनको पूरा स्टडी करते हैं और फिर उनको उस तरह से ट्रीट करते हैं. मुझे आज भी याद है एशियन गेम्स गुंजाओ 2010, ठीक है. विजेंदर को हमेशा एक पंच लगता था और हल्का सा ब्लीड आने पे वो बड़ा मतलब परेशान रहता था. तो मैंने उसकी शुरू की पैकिंग करनी और उसको ट्रीट करना शुरू किया. और मैंने देखा कि जब भी कोई चैंपियनशिप होती वो उसको होता था कि मैं साथ रहूं कि इमीडिएटली मतलब वो ट्रीट हो जाए. तो साइकोलॉजिकल था. हालांकि मैं पैकिंग करती थी, आई नो दैट आई एम नॉट डूइंग सम बिग थिंग, बट उसको था कि मैम आएंगी और मैम मुझे ठीक कर देंगी. तो वो हमेशा उसको रहता था कि मैम शुड बी नियर बाय. वो कोच को बोल के रहता था कि डॉक्टर साहब को यहाँ पास रखो. तो ये एक ट्रस्ट बिल्डअप कर लेते हैं हम लोग प्लेयर्स के साथ और फिर वो आपको ट्रस्ट करता है और आपकी सारी बात आपकी सुनता है आपको. तो ये एक रिलेशन डेवलप हो जाता है कोच का, प्लेयर का और डॉक्टर का. सब तीनों मिलके काम करते हैं तब जाके एलीट बनते हैं और अच्छे रिजल्ट्स आते हैं. डॉक्टर सुदन आपका बहुत ही डाइवर्स एक्सपीरियंस रहा खासकर वर्ल्ड टूर्नामेंट्स में. तो ओलंपिक में भी जैसा कि मैंने आपके उसमें पढ़ा कि बायोडाटा में कि आप ओलंपिक्स में भी रिप्रेजेंटेटिव. जी, मैंने भारत को रिप्रेजेंट किया है लंदन ओलंपिक्स में एंड इट वाज रियली अ ग्रेट एक्सपीरियंस. वहाँ का कोई ऐसा एक्सपीरियंस जहाँ पर स्पोर्ट्स मेडिसिन ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया भारत को जिताने में? देखिए, ऐसा है कि सबसे बड़ी बात थी कि हमारे सुशील कुमार को डायरिया हो गया. ये लोग अपना वो दाल भाटी चूरमा, वो भाटी और चूरमा लोग ये बना के ले आते थे और खूब खा लेते थे. तो मैंने उसे बोला कि भाई ऐसा है कि दिस इज़ नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, तो इसको अभी इसका सेवन आप पहलवान जी मत करिएगा. बट पहलवान जी कहाँ सुनने वाले, तो लेके चले गए. अब क्या है, उसके बाद उनको ना क्रैम्प्स आने लगे. अब उसके बाद उनका मेडल था और इमेजिन करिए आई हैव कॉल्ड माई वी डायग्नोज कि इनको इस वक्त जो है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है. तो इलेक्ट्रोलाइट देने के साथ साथ ही हम लोगों ने उनको एक अच्छा आई सेड कि जस्ट गिव हिम अ गुड मसाज और आई सेड कि सुशील यू विल बी ओके, यू जस्ट गो हेड. तो मतलब वो 15-20 मिनट्स थे जब उसको हमने मसाज दिया और उसके बाद ही गॉट अ मेडल. लाइक ही प्लेड वेल एंड गॉट अ मेडल. सो उस लेवल पे तो आप सोचिए कि आप कितने सशक्त होंगे, कितने मेंटली स्ट्रांग होंगे और कितने फिजिकली स्ट्रांग होंगे और कितना टेक्निकली स्ट्रांग होंगे कि आप मेडल टैली में आते हो. वरना बेलारूस के आप देखिए अभी तो रशियन, अमेरिकन्स, कैनेडियंस हमारे इतने स्ट्रांग रेसलर थे और हमारा रेसलर जो है उसमें 2 बारी मेडल आया है. तो इस तरह की बड़ी सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं वेयर हमें लगता है कि वी आर देयर टू साइकोलॉजिकल एक छोटी सी थेरेपी है. आप बस मोटिवेट करते हो, मोटिवेशनल चीज़ें बोलते हो उनको और वो जाके खेल के आ जाते हैं. सो इस तरह के बड़े सारे एक्सपीरियंस मैंने लंदन ओलंपिक्स के दौरान किए. आई वाज विद अ लॉट ऑफ वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स, लॉट ऑफ एशियन चैम्पियनशिप्स. तो मैंने देखा है कि हर प्लेयर को
बच्चे की तरह ट्रीट करना पड़ता है, अपने बच्चे की तरह ट्रीट करना पड़ता है, उसका बहुत ध्यान रखा जाता है, उसके खाने का, उसके पीने का, उसके सोने का, इवन उसको क्या पहनना है, उसका हर एक चीज़ के लिए गवर्नमेंट मतलब बहुत मतलब आजकल तो गवर्नमेंट बहुत ध्यान दे रही है। पिछले दिनों में तो शायद इतना कुछ नहीं हुआ करता था, क्योंकि मैं 2003-4 से जुड़ी हुई हूँ, तो 2014 के बाद तो एक जूम आया है इंफ्रास्ट्रक्चर में, कोचेस के लिए फॉरेन कोचेस लाए, लॉट ऑफ थिंग्स हैज इम्प्रूव्ड आफ्टर दिस 2014। डॉक्टर सुदन, जैसे कि आपने बताया, तो कम्युनिकेशन का भी बहुत बड़ा रोल होता होगा ऐसे टाइम में जब पेशेंट फटीग में है, जब एक स्पोर्ट्समैन फटीग में, जब स्पोर्ट्समैन इंजर्ड है, तो कम्युनिकेशन को कैसे उस टाइम कम्युनिकेशन का कितना बड़ा रोल रहता है और आप कैसे कम्युनिकेट करते हैं? देखिए, आपका जो प्लेयर है वो फिटीग्ड है, तो आप वहीं पे होते हो। बेसिकली सबसे अच्छी बात है कि वी एकम्पनी द प्लेयर्स। हमारा अगर एक प्लेयर है तो मैं वहाँ पे बैठूंगी जब तक मेरा मैच खत्म होता। तो हम लोग डायग्नोस कर लेते हैं कि इसकी अब ज़रूरत क्या है, इसको क्या चाहिए। रिकवरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो वी गिव देम अ रिकवरी, किस तरह से देनी है उसको, सोना है, स्टीम है, मसाज है, एंड मेडिटेशन है। सो दीज आर द थेरेपीज विच वी गिव एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लेयर। और जब हम प्लेयर के साथ रहते हैं, हमें उसकी हर चीज़ पता होती है, और हम तभी तो कहते हैं ना, जो कैंप में डॉक्टर रहते हैं वही साथ जाते हैं, बिकॉज उनको पता होता है इसको क्या चाहिए। सो दिस इज़ अ बड़ा खूबसूरत रिश्ता है प्लेयर का, डॉक्टर का एंड कोच का। कोच को डॉक्टर को वो अपना माँ बाप मानता है, उसको लगता है कि दे आर द वन हु रियली मेड माई लाइफ। सो डॉक्टर सुदन, जैसे कि स्पोर्ट्स पर्सन का ध्यान रखते हुए आपका भी लाइफस्टाइल बहुत हेक्टिक होता है, अलग अलग टाइम जोन्स में ट्रेवल करना पड़ता है, तो खुद को हेल्दी रखने के लिए आप क्या करते हैं? देखिए, खुद को हेल्दी रखने के लिए मैं ये करती हूँ कि एक तो मैं बेसिकली एक स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ और स्पोर्ट्समैन हूँ। जनरली जो भी डॉक्टर स्पोर्ट्स मेडिसिन में आते हैं वो खुद भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं। जितना मैंने अभी तक देखा 80% जो है स्पोर्ट्समैन है। तो हमारी अपनी एक रूटीन है, मॉर्निंग 1-1.25 घंटा एक्सरसाइज करनी और अच्छा खाना खाना। जब हम सुबह एक्सरसाइज कर लेते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, तो ऑब्वियसली हमारे एनर्जी लेवल्स बड़े अच्छे रहते हैं। और कुछ कुदरत की भी मुझे लगता है बड़ी कंट्रीब्यूशन है कि वो हमें बड़ा हेल्प करता है, क्योंकि जब हम खिलाड़ियों के बीच रहते हैं तो हम अदरवाइज भी बड़े फिट रहते हैं। आप खिलाड़ियों के बीच, बच्चों के बीच रहिए, आपको अपना बचपन याद आएगा और आप हमेशा एनर्जेटिक फील करोगे। तो इसीलिए जनरली मुझे स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट जो है वो मतलब बहुत फिट रहते हैं। मेरे जो बॉस हैं डॉक्टर आहूजा, ही इज आई थिंक 77-78 ईयर्स ओल्ड नाउ, 70 इतना होगा। तो उनको अगर आप देखेंगे विल बी शॉक्ड, वो इतना ट्रेवल करते हैं, वो बीसीसीआई के साथ हैं, वो मतलब he was a legend, like was a pioneer of a sports medicine in India। तो मैंने उन्हें हमेशा बड़ा फिट देखा है। जी जी। सो डॉक्टर सुदन, आई एम श्योर कि आपके पास बहुत फील्ड्स रही होंगी ड्यूरिंग द टाइम आपने स्पोर्ट्स मेडिसिन को चुना, तो क्या मोटिवेशन रही थी ये फील्ड चूज? मोटिवेशन मेरी ये रही थी कि आई वॉज अ स्पोर्ट्स पर्सन। मैं जूडो में 5 नेशनल्स खेली हूँ, स्टेट चैंपियन रही हूँ, और वो भी जब मैं मेडिकल कॉलेज में थी, जब मैं आई वॉज डूइंग माई मेडिकल स्कूल, आई वॉज अ सेकेंड ईयर स्टूडेंट। तो मुझे लगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं उस दौरान जब हम खेलते हैं। कोई डॉक्टर नहीं होता था, चोट आती थी, तो मुझे लगता था कि मुझे स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट बनना है। हालांकि मेरे को और भी बड़े सारे ऑप्शंस थे, लेकिन मैंने इसी फील्ड को इसलिए चुना क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ इसकी ज़रूरत है और मैं इसको पूरा करूँ। सो आई एम द ओनली वुमेन डॉक्टर इन इंडिया हु इज हैविंग दिस मच ऑफ एक्सपीरियंस। और एक चीज़ मैं बताऊँ आपको, मैं फर्स्ट वुमेन हूँ एशिया में जिसने आईबा ITO रही हूँ, दैट इज़ अ इंटरनेशनल टेक्निकल ऑफिशियल। सो उसके लिए एक एग्ज़ाम होता है जो हमें पास करना पड़ता है। तो एशिया में आई वॉज द ओनली वन, अभी भी आई एम द ओनली वन। That is really proud to be from Jammu. डॉक्टर सुदन, मैं एक और चीज़ जानना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल रहा होगा स्पोर्ट्स मेडिसिन के ट्रीटमेंट में, और जैसा कि आपने 2003 से स्पोर्ट्स मेडिसिन को डेवलप होते देखा, तो क्या टेक्नोलॉजिकल एडवांस? मेरे पास जो अल्ट्रासाउंड मशीन होती थी उसमें और आज ज़मीन आसमान का फ़र्क है। आज आप 4 सेशन में प्लेयर को ट्रैक पे ले आते हो, लेकिन पहले ऐसा नहीं हो पाता था। सो आज का जो ट्रीटमेंट है, जो इक्विपमेंट्स है, दे आर फार बेटर। और इक्विपमेंट जो हमारे पास जो हम लोग टीम डॉक्टर्स हैं
जो मेन हमारा एक सेंटर बेंगलोर है, एक साई सेंटर पटियाला में है, कलकत्ता में है, अभी हरियाणा में है। तो जो मेन सारी सेंटर्स हैं वहाँ स्पोर्ट्स मेडिसिन के यूनिट्स हैं और पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है। जैसे अभी इम्फाल में मैंने बताया था आपको कि मैं वहाँ की बोर्ड मेंबर हूँ, तो वहाँ का स्पोर्ट्स मेडिसिन डिपार्टमेंट इज़ डूइंग वंडरफुल। इसी तरह मुझे लगता है कि साई के बाद स्टेट अपने भी डिपार्टमेंट बनाएगी। मुझे लगता है आने वाले समय में ये चीज़ें पॉसिबल होंगी, क्योंकि स्पोर्ट्स अभी काफ़ी डेवलप हो रहा है। भारत में स्पोर्ट्स की बहुत डेवलप हो रहा है, इसकी काफ़ी स्पीड है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है, इतना बड़ा नेशन है, तो टाइम तो लगता है, लेकिन यह है कि चीज़ें हो रही हैं। डॉक्टर सुदन, हमारे ऐसी एस्पायरेंट्स जो कि अपना करियर स्पोर्ट्स मेडिसिन में परस्यू करना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे और किस तरह के एवेन्यूज हमारे देश में अवेलेबल है? ये पहले स्पोर्ट्स मेडिसिन में कुछ ही लोग आते थे, लेकिन तब उनको पता नहीं था कि इसका स्कोप कितना है। लेकिन अभी जैसे जैसे स्पोर्ट्समैन बढ़ा, स्पोर्ट्स इंजरीज बढ़ी, तो ऑब्वियसली स्पोर्ट्स डॉक्टर, स्पोर्ट्स मेडिसिन स्पेशलिस्ट की भी ज़रूरत पड़ी। तो मुझे लगता है कि मैं तो अप्रिशिएट करूँगी कि आने वाले जो हमारे डॉक्टर्स हैं इस सब्जेक्ट को चुने और बच्चों को हेल्प करें। इसमें अभी बहुत स्कोप है, बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छे जॉब्स हैं साई में, स्टेट्स में। तो आहिस्ता आहिस्ता इसका अभी बहुत स्कोप है। जी डॉक्टर सुदन, हमारी दर्शकों के लिए एक मैसेज देना चाहें आप कुछ? दर्शकों के लिए यही मैसेज है कि आप बड़े बड़े एक्सरसाइज के बारे में मत सोचिए। जम्मू वासियों, सुबह उठो, सड़क पे भागो, 1.5 घंटा भाग लेते हैं तो आपको किसी भी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप सोए रहेंगे और जिम जाके प्रोटीन खा के कोई चमत्कार होने की इच्छा करते रहेंगे तो वो कभी नहीं होगा। तो मेरी आपसे विनती है, फिट रहें, सुबह एक्सरसाइज करें और हिट रहें। थैंक यू। तो ये था हमारा इस हफ्ते का हेल्थ सेगमेंट। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा डॉक्टर सुदन का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतने महत्वपूर्ण विषय में अपनी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। थैंक यू। मैं आशा करता हूँ कि जो डॉक्टर जी की मुहिम है कि आप लोग अपने सुबह उठ के घर से निकले और ट्रैक पे उतरे, जॉगिंग करिए, एक्सरसाइज करिए और फिट रहिए। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और नए हेल्थ टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहिए टुवर्ड्स हेल्थ।